Hello everyone. In this lecture, I am going to discuss about collision theory for unimolecular reactions, which is also known as Lindemann mechanism or hypothesis. In my previous two videos, I have explained about collision theory for bimolecular reactions. So here I am going to explain the collision theory for unimolecular reactions. Consider unimolecular reaction where A gives product. In such reaction, only one molecule of reactant takes part in the reaction. Consequently, the question arises that how do molecules in a unimolecular reaction attain their energy of activation? कोलिजन थ्योरी में क्या था, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे। जब वो कोलाइड करते थे, दे अटेन एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एंड देन दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो वही कोलिजन जो है इफेक्टिव होती थी, यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है दे अटेन एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो दे दिस दैट कोलिजन वर इनइफेक्टिव। तो वही कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होंगी जिसमें जो है एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वहां पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स थे, वो कोलाइड करते थे और वहां पे वो कन्वर्ट होते थे प्रोडक्ट में आफ्टर अटेनिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बट इस केस में हमारे पास ओनली वन रिएक्टेंट है। तो जब हमारे पास एक रिएक्टेंट है तो वो किसके साथ कोलाइड करेगा? अगर वो कोलाइड ही नहीं, उसके पास दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही नहीं है कि वो कोलाइड कर सकते, तो अगर वो कोलाइड ही नहीं कर सकेगा तो वो कैसे अटेन करेगा एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, so that it gets converted into the product. So the answer to this question was first suggested by Lindemann in 1922. He pointed that the behavior of unimolecular reactions can be explained on the basis of bimolecular collisions, provided we suppose that a time lag exists between activation and reaction. During this time, the activated molecules may either react or be deactivated to ordinary molecules. Thus, the rate of reaction will not be proportional to all the molecules activated, but only to those which remain active. तो अकॉर्डिंग टू हिम द बिहेवियर ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को उसने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ बाइमॉलिक्यूलर कोलिजन। हियर फर्स्ट स्टेज इज दैट ए गिव्स प्लस ए गिव्स ए स्टार प्लस ए। ए जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, हमारे पास क्या है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, उसमें तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। तो इस केस में क्या करते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को किसी फॉरेन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे ताकि after collision it attain energy equal to or greater than activation energy and gets converted into product. So जो A जो है ये कोलाइड करेगा इस A के साथ and it gives A star plus A. A star is activated molecule। जो फॉरेन मॉलिक्यूल है इसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है इनटू द वाइब्रेशन एनर्जी या अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये कन्वर्ट होके यहाँ पे ए स्टार बनाएगा। ए स्टार जो है इट इज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैविंग हाई वाइब्रेशनल एनर्जी एंड दिस रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट K1. After this reaction there exists a time lag. During this time lag the activated molecule lose their activation energy and revert to original state with the rate constant K2. तो इस टाइम लैग में क्या होता है कि जो ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये अपनी एनर्जी लूज करके ये फिर से यहाँ पे ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है जिसका रेट कांस्टेंट क्या है K2 है। मींस ये एनर्जी जब लूज करेगा तो फिर से ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ऑल्टरनेटिवली द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट विद ए रेट कांस्टेंट K3, या फिर ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाएगा जिसका रेट कांस्टेंट K3 है। ये एक स्लो स्टेप है और रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय द स्लो स्टेप। तो ये यहाँ पे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है, बट मोस्ट ऑफ द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। Thus rate of reaction is given by the rate of disappearance of A or the rate at which A star is consumed. So
rate of disappearance of A is equal to, rate of disappearance of A is given by minus dA upon dt, and rate of disappearance of A star is given by K3 A star. So hence the rate of fraction is given by minus dA upon dt is equal to K3 A star. Since the concentration of A star cannot be measured directly, we make use of steady state principle. Now see here that इस रिएक्शन में हमारे पास ए स्टार नहीं था जब हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिए थे, और ना ही हमारे पास प्रोडक्ट में ए स्टार बन रहा है। तो ए स्टार जो है एक इंटरमीडिएट स्पीशीज है, इट इज ए शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज। सो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द स्टेडी स्टेट principle. According to this principle, whenever a short-lived reaction intermediate produced in a chemical reaction, its rate of formation is equal to its rate of decomposition. So its rate is given by its rate of formation is equal to its rate of disappearance. Without applying steady state principle, we cannot find the concentration of A star directly. So we apply steady state approximation, and its rate is given by its rate of formation is equal to its rate of disappearance. So rate of formation of A star is given by rate of formation of A star is when A react with A, it form A star. So rate of formation of A star is given by K1 into concentration of reactants. So it becomes K1 into A square. Then rate of disappearance of A star. अब rate of disappearance of A star किसके बराबर होगा? Rate of deactivation of A star into reactant molecules plus rate of conversion of A star into product. क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम लैग यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, जहाँ तो ये ए स्टार जो है एनर्जी लूज करके फिर से रिएक्टेंट माल फिर से ओरिजिनल स्टेट में जाए, या ये डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाए। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज गिवन बाय सम ऑफ रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ दिस ए स्टार इनटू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड रेट ऑफ conversion of A star into product. So rate of deactivation of A star is given by rate of deactivation. Here this gets deactivated to original reactant molecules. So rate of deactivation is given by K2 into concentration of A star into A plus rate of conversion of A star into product. This is conversion of A star into product is given by K3 into A star. So and rate of disappearance of A star is K1 A square. So K1 A square is equal to by taking A star common from both of these relations, we get K2 A plus K3. Then A star is equals to K1 A square upon K2A plus K3. Now substitute this value of A star from equation 2 into equation 1. This is equation 1 for rate of fraction. Rate of fraction is always given by the slow step, and slow step in this reaction is, in this case, is decomposition of A star into product, that is K3 A star. So put this value of A star in this equation, we get rate is equal to minus dA upon dt is equal to K1 K3 A star upon K2 A plus K3, or R is equal to K1 K3 A square upon K2 A plus K3. This rate law has no definite order. There are two different possibilities of above equation. Case 1 is if concentration of A is very high, that is or at high pressure, the rate of deactivation of A star is much faster than its rate of decomposition. अगर A की कंसंट्रेशन बड़ी हाई होगी तो उस केस में रेट ऑफ डीएक्टिवेशन जो है A स्टार का वो ग्रेटर होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन से। तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या था, जिसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे थे, और K3 क्या था, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन एंड K2 इज रेट कांस्टेंट फॉर
deactivation. So in denominator K2A star is become greater than K3. Then equation third becomes K1 K3 A star A square upon K2A. This A gets cancelled by this, then we get K1 K3 upon K2 into A. So this in this situation the reaction follows first order kinetics. Because in this case the rate of deactivation is faster than rate of decomposition, so we neglect here rate of decomposition, rate constant for decomposition, and hence we get first order kinetics when the concentration of A is very high. Second case is if concentration of A is very low or at low pressure. In that condition, the rate of decomposition of A star is much greater than its deactivation. अगर A star A की concentration बहुत ही कम है तो उस केस में हमारे पास जो rate of decomposition है वो high होगा as compared to deactivation. तो rate of decomposition is given by K3 and rate of deactivation ये तो ये K3 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा K2 A से और ये नेग्लेक्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस. देन इक्वेशन थर्ड बिकम K1 K3 A square upon K3 or K1 A square. Then the rate of reaction is equal to the rate at which the activated molecules are found. That the rate means that is the rate of reaction is equal to the rate at which activated molecules are found. The reaction follows a second order kinetics because in second order reactions what happens, rate is directly proportional to the two concentration term. This is x, this is order of reaction, here order is 2, so the reaction follows second order kinetics when concentration of A is very low. So this is all about the collision theory for unimolecular reaction. Thanks.